सभी दोस्तों को अभिषेक चौधरी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर पर अच्छे से पढ़ाई करें। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आगामी यूपी पुलिस की परीक्षा, सीजीएल की परीक्षा 2024 और यूपी पीसीएस से जुड़े हुए हम पीवाईक्यूज यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इनका हम यहाँ पर 360 डिग्री एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, हर एक ऑप्शन का। तो उसी को देखते हुए उसी कड़ी में ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है, ठीक है। तो चलो बिना किसी देरी के डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है नागार्जुन सागर बांध के बारे में, का निर्माण किस नदी पर हुआ था। तो देखिए ये जो आपका नागार्जुन सागर बांध है ये किस नदी पर है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर 1 है आपका कृष्णा नदी पर है, चंबल नदी पर है, कोसी नदी पर है या सतलज नदी पर है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नदियों के किनारे बांध। तो देखिए ये हमारा जो नागार्जुन सागर बांध है ये हमारा कृष्णा नदी पर बना हुआ है, ठीक है। और देख लेते हैं हम और ऑप्शनों के बारे में। देखिए कृष्णा नदी के बारे में, तो ये कृष्णा नदी है, ये हमारा जो नागार्जुन सागर बांध है, नागार्जुन सागर बांध, ठीक है। कहाँ पर है आपका, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। इस पे दूसरा बांध है आपका श्री सैलम, ये भी आंध्र प्रदेश में। और अगला है आपका अलमाटी बांध, ठीक है। अब देख लेते हैं हम चंबल नदी। चंबल नदी आपको पता है राजस्थान से निकलती है और गंगा नदी की सहायक नदी है। तो चंबल नदी पर जो आपके बांध है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गांधी सागर है आपका, ठीक है। आपका राणा प्रताप सागर है, राणा प्रताप सागर है, ठीक है। आपका जवाहर सागर है, जवाहर सागर है। और आपका क्या है, कोटा बैराज भी है, ठीक है। एक आपका यहाँ पर वाटरफॉल और है जिसे हम चोलिया के नाम से जानते हैं, चोलिया वाटरफॉल, ठीक है। कहाँ पर, चंबल नदी पर। अब देख लेते हैं हम कोसी नदी पर। देखिए कोसी नदी आपको पता है नेपाल से निकलती है, बिहार का शोक कहलाती है। शोक किस वजह से कहलाती है, क्योंकि बिहार में ये बहुत ज़्यादा बारिश के टाइम पर अपना उत्पात मचाती है, ठीक है। मानव जीवन को काफ़ी बड़े स्तर पर ये प्रभावित करती है, ठीक है। और बिहार की राजनीति में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो ये जो है आपका यहाँ पर जो बन रहा है ये है सप्तकोशी, सप्तकोशी यहाँ पर डैम बन रहा है जो कि जॉइंट प्रोजेक्ट है इंडिया का और नेपाल का, ठीक है। आगे देखते हैं सतलज नदी। सतलज नदी के बारे में दिया है। सतलज नदी हमारी कहाँ, जम्मू कश्मीर में बहती है, ठीक है। इस पर हमारे 3 जो बांध हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है भाखड़ा नाफल, ठीक है। सिंधु नदी की सहायक नदी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला है आपका नाथपा झाकरी, नाम देखो कैसे कैसे, भाखड़ा नागल, नाथपा झाकरी, और एक है आपका करछम वांगडू, ठीक है। तो ये इस पर बांध हैं आपके, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। अगला है आपका कि राजस्थान की, एक मिनट, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आपको पता होगा जो राजस्थान का खेतड़ी है वो किस लिए प्रसिद्ध है, कॉपर की खदानों के लिए प्रसिद्ध है, माइका की खदानों के लिए प्रसिद्ध है, बॉक्साइट की खदानों के लिए प्रसिद्ध है, चूना पत्थर की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। तो हमको पता होना चाहिए जो हमारा राजस्थान में खेतड़ी है वो कॉपर की खदानों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और हम देख लेते हैं अगर यहाँ पर, एक मिनट, और देख लेते हैं कॉपर की खदानों के लिए होगा। अगला है आपका बॉक्साइट, बॉक्साइट के लिए देखो क्या, देखिए उड़ीसा का काला हांडी, ठीक है। और कोरापुट जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपका किसके लिए प्रसिद्ध है, बॉक्साइट के लिए फेमस है। अगला है आपका अब्रक, जिसे हम क्या बोलते हैं, महारश्मि इसको बोला जाता है, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं माइका, ठीक है। ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। और कहाँ, आपका नगर जिले में, ठीक है, इसके लिए फेमस है। अगला है आपका चूना
पत्थर की खदान है, वो कहाँ पर है आपकी? राजस्थान में। ठीक है, कहाँ पर? नागौर, आपका नागौर जिले। ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो आपको पता चलेगा कि कॉपर की खदानों के लिए राजस्थान का खेतड़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला यहाँ पर बात करी जा रही है क्वेश्चन नंबर 16 में, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जर्मनी में बहती है? तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे जर्मनी में निम्नलिखित में से कौन सी नदी बहती है। ठीक है, तो जर्मनी में हमारी जो नदी बहती है ये है आपकी डेन्यूब नदी, जर्मनी में बहती है। और सब इन नदियों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहली आपकी यहाँ पर सीन नदी दे रखी है। सीन नदी जो है ये आपकी फ्रांस में बहती है। ठीक है, फ्रांस में ये बहती है और ये पेरिस शहर से, जो फ्रांस की राजधानी है, होकर बहती है। ठीक है, अगला यहाँ पर दे रखा है वोल्गा नदी के बारे में। देखिए वोल्गा जो नदी है ये आपकी रसिया से निकलती है और यूरोप में से होते हुए ये आपका कैस्पियन सी में गिर जाती है, जिसे हम बोलते हैं कैस्पियन सागर। ठीक है, रसिया से निकलती है, कैस्पियन सी में गिर जाती है और यूरोप की सबसे लंबी ये नदी है। और इसके जो किनारे पर बसे हैं वो हैं आपका स्टालिन ग्रेड नामक ये जो आपका नगर है ये इस पर बसा हुआ है। अगला है आपका डेन्यूब नदी, मैंने बताया जर्मनी में बहती है ये। ठीक है, कहाँ पर गिरती है ये? डेन्यूब नदी आपकी गिरती है काला सागर में। ठीक है, जैसे हम ब्लैक सी बोलते हैं, ब्लैक सी में ये गिरती है। ठीक है, और इसके किनारे पर जो बसे हुए नगर हैं वो आपके हैं वियना। ठीक है, वियना है आपका, बुडापेस्ट है, बेलग्रेड है, बेलग्रेड है और आपका ब्रातिस्लावा। ठीक है, कुल मिलाकर ये 4 राजधानियों से होकर गुजरती है। ठीक है, अगली नदी के बारे में यहाँ अगर दे रखा है टेम्स नदी। टेम्स नदी आप सबको पता होगा, इसे थेम्स भी बोलते हैं। ये लंदन में बहती है। ठीक है, और ये इंग्लिश चैनल में जाके गिरती है। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ से बात करता है 17, समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? देखिए यहाँ पर पर्वत श्रृंखलाओं की बात करी जा रही है और यहाँ पर बात करी जा रही है कि विश्व में जो समुद्र तल से ऊपर की बात करी जा रही है। ठीक है, सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो सबसे ऊपर यहाँ से बह रही है। ठीक है, तो हम एक एक पर्वत श्रृंखला के बारे में बात करें। सबसे पहला यहाँ पे दे रखा है आपका एंडीज पर्वत। तो आपको पता होना चाहिए कि एंडीज जो पर्वत है वो आपके कहाँ है? साउथ अमेरिका में है। ठीक है, और ये क्या है? लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस हैं। ठीक है, लॉन्गेस्ट दुनिया की सबसे लंबी जो पहाड़ों की श्रृंखला है वो कौन सी है? एंडीज है, जो कि कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में है। और इसकी जो हाईएस्ट पीक है, जो सबसे ऊंची चोटी है, उसे बोलते हैं एकांगुआ। एकांगुआ के नाम से इसे जानते हैं। अगली आपके यहाँ पर दे रखा है आल्प्स के बारे में। तो आल्प्स के बारे में देख, आल्प्स कहाँ है? यूरोप में है। ठीक है, और ये यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है और इसकी जो हाईएस्ट पीक है आपकी वो है माउंट ब्लैंक, जो कि कहाँ है? फ्रांस में लोकेटेड है। ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए। हिमालय की बात करी जा रही है। हिमालय आपको पता है भारत और नेपाल में है। ठीक है, हिमालय दिखाई देते हैं आपको। और हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो नेपाल में है। ठीक है, जिसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और जो इंडिया की सबसे ऊंची इंडिया में जो सबसे ऊंची हिमालय की चोटी है उसका नाम क्या है? ये भी आप मुझको कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है आपका पायरनीज पर्वत के बारे में बात करी जा रही है। जो आपका ये पायरनीज पर्वत है ये कहाँ पर है? आपका यूएसए में। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में ये पायरनीज पर्वत है। ठीक है, चलो मैं आपको बता देता हूँ कि हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो इंडिया में है कंचनजंगा के बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये आपका बात करता है कि कुल्लू घाटी किस किस के बीच स्थित है। तो यहाँ पर कुछ रेंजेस के नाम दे रखे हैं। ठीक है, कि कुल्लू घाटी किन के बीच है? तो कुल्लू घाटी जो है वो हमारी लद्दाख और पीरपंजाल के बीच अवस्थित है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ रेंजेस। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये हमारा हिमालय का ऊपर वाला रीजन है। तो यहाँ पे कुछ रेंजेस हैं। देखिए
इसको बोलते हैं जो सबसे ऊपर है हमारी काराकोरम। काराकोरम, उसके बाद आती है हमारी लद्दाख रेंज, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी पीर पंजाल, उसके बाद आती है हमारी ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय के बाद आती है जो हमारी सबसे नीचे है वो है शिवालिक। शिवालिक रेंज यहां पर आती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। देखिए यहां पर एक चीज और दे रखी है कि लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच, देखो लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच कुछ घाटियां पाई जाती हैं जिन्हें हम दून बोलते हैं, जैसे देहरादून, ठीक है, ये है दून हमारी। और धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में बड़ा मंगला पाई जाती हैं, ठीक है। धौलाधार और पीर पंजाल की बड़ा मंगला नामक क्या पाई जाती हैं, हम पाई जाती हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बात करते हैं पूर्ण लागत कीमत निर्धारण के अधीन निम्नलिखित में से किसके द्वारा कीमत निर्धारित की जाती है। तो देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका एमए सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है उससे ही जुड़ता हुआ क्वेश्चन है, जो आपका फुल कॉस्ट प्राइसिंग के बारे में बात करता है, जिसे हम एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग भी बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट समझाना बहुत ही कठिन है, ठीक है। तो इसका आंसर आप वैसे ही याद रख लीजिए, औसत लागत में पड़ता जोड़कर इसको हम निकालते हैं। देखिए अगला सवाल यहाँ पर दे रखा है, सवाल नंबर 20 है कि आर्थिक समृद्धि मुख्यतः निर्भर होती है। देखिए कोई भी यहाँ पर बात करी जा रही है आर्थिक समृद्धि, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करी जा रही है। देखिए हम यहाँ पर एक चीज देखेंगे, कोई भी ग्रोथ के लिए भाई देखो 4 चीजें आवश्यक हैं जिन्हें हम बोलते हैं FAC, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है। उसमें क्या क्या हमारी जरूरी है, सबसे पहले हमें भूमि चाहिए, ठीक है। भूमि के बाद हमें क्या चाहिए, श्रम चाहिए, श्रम के बाद हमें क्या चाहिए, पूंजी चाहिए, और पूंजी के बाद क्या चाहिए हमें, उद्यमशीलता, ठीक है। ये सब हमें 4 चीजें चाहिए किसी भी चीज का उत्पादन करने के। देखिए भूमि होनी चाहिए हमारे पास सबसे पहले, लैंड, ठीक है। उसके बाद हम पे श्रम भी होना चाहिए, मतलब लोग उपस्थित होने चाहिए। फिर उसमें लगाने के लिए कुछ पूंजी भी होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। फिर क्या होनी चाहिए, उद्यमशीलता, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो ये इन 4 चीजों के बिना हम किसी चीज का भी उत्पादन नहीं कर सकते हैं, और इकोनॉमी से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोला जाता है, ठीक है। तो आपको ये सब चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो आप इस पे देखिए आर्थिक समृद्धि मुख्यतः निर्भर करती है, मतलब मोस्ट ऑफ इसमें बताना है। तो उपभोग के स्तर पर, यहाँ पर उपभोग की तो कहीं बात ही नहीं करी जा रही, ठीक है। उत्पादन की बात करी जा रही है। कीमत स्थिरता पर कीमत की भी कहीं बात नहीं हो रही है। निवेश के स्तर पर, हाँ निवेश की बात करी जा रही है, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। पूंजी की बात करी जा रही है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। जनसंख्या की वृद्धि पर ये भी गलत है, ठीक है। अगला है आपका अंत्योदय कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है। देखिए ये आपको कहीं भी ऐसी कोई स्कीम मिले, अगर आपको तुक्का भी लगाना है अंत्योदय वाला, तो वहाँ पर आप देखिए दबे पिछड़े वंचित वर्गों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ऐसी स्कीम चलती है जिसमें भी अंत्योदय लगा हुआ, ठीक है, मतलब जो अंत में है। तो यहाँ पर आप लगाएंगे इस पे ग्रामवासी निर्धनों का उत्थान के लिए आपकी स्कीम चलती है, ठीक है। 1977 की भी ये स्कीम है, अनेक राज्यों को भी है अंत्योदय स्कीम के नाम से, कई स्कीम है जो हमारी आज भी चलती है अंत्योदय के नाम से, वो अलग स्कीम है, ठीक है। तो अगला देखेंगे हम, भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रणाली के अनुसार नोट जारी करता है। जो हमारा रिजर्व बैंक है ऐसी कौन सी प्रणाली है जिसके अनुसार वह नोट जारी करता है, आपको पता होना चाहिए। मैंने बताया था कि RBI कब बनता है, 1934 में, ठीक है। जो 35 का जो एक्ट आता है, ठीक है, यंग हिल्टन आयोग कमीशन की सिफारिश पर, ठीक है। तो RBI क्या है, RBI है हमारा भारत सरकार का बैंक, ठीक है, जिसे हम सरकार का बैंक भी बोलते हैं। 1950 में इसका क्या होता है, राष्ट्रीयकरण कर देते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं तो नियत प्रत्यय प्रणाली की बात की जा रही है, यहाँ पर अधिकतम प्रत्यायी प्रणाली की बात करी जा रही है, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली की बात करी जा रही है, समानुपातिक आरक्षण प्रणाली की बात। सबसे पहले एक चीज देखते हैं, अगर हमें बैंक से नोट जारी करने हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें न्यूनतम आरक्षित निधि प्रणाली होती है हमारी, ठीक है। अगर हमें नोट जारी करें, इसमें होता क्या है, देखिए न्यूनतम मात्रा में क्या होता है कि हम जो स्वर्ण मुद्राएं हैं जिन्हें हम बुलियन भी बोलते हैं, उनका भंडारण बनाए रखना होता है। मान के चलिए हम 100 रुपए के 100 नोट जारी कर रहे हैं, तो कम से कम हम पर 10 रुपए का सोना होना चाहिए, बात ये करी जा रही है, मतलब गोल्ड हमको रखना है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे दिया हुआ अधिकतम प्रत्यायी प्रणाली। अधिकतम प्रत्यायी प्रणाली क्या होती है कि जो सेंट्रल बैंक होता है ना हमारा, जो RBI है, ठीक है, वो एक निश्चित राशि तक बिना सोने के भंडार के नोट छापने की अनुमति दे सकता है। इस पर भी पर कुछ सीमाएं हैं, ठीक है।
अगला देखते हैं, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को क्या किया जाता है, राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। देखिए कभी भी हम पर कैपिटा इनकम निकालें तो पर कैपिटा इनकम आपकी जो निकालेगी उसमें जो है देश की कुल जनसंख्या से आप भाग देंगे, ठीक है। पर कैपिटा इनकम में देखिए पर कैपिटा इनकम होती क्या है, प्रति व्यक्ति आय, मतलब किसी कोई भी राष्ट्र है या कोई भी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है, ठीक है, उसमें जो औसत लोगों के द्वारा चीज़ें कमाई जा रही हैं। मतलब मान के चलिए कि इंडिया है, ठीक है, ये है आपका इंडिया, इंडिया की जीडीपी है आपकी 3 ट्रिलियन और यहाँ की पॉपुलेशन है हमारी 140 अरब, तो इससे 3 ट्रिलियन में भाग दे देंगे हम। जो हमारी कुल आबादी, हाँ कार्यशील आबादी से मतलब नहीं, टोटल आबादी से मतलब है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है हमारा क्वेश्चन, भारत के योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का जो योजना आयोग है इसका गठन 1950 में 15 मार्च को किया गया था, जो आज हमारा 2014 में नीति आयोग के नाम से कार्य करता है, ठीक है। वर्तमान जो हमारी सरकार है, नरेंद्र मोदी सरकार, जब ये 2014 में आई थी तो सबसे पहला इन्होंने जो काम किया था वो योजना आयोग को ख़त्म करने के बाद, जिसका नाम प्लानिंग कमीशन था, क्या किया था, नीति आयोग बनाया था, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर देखिए बात करी जा रही है क्वेश्चन नंबर 25 में कि भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर, मतलब भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो किसकी लिखित सिफारिश पर आपात स्थिति की उद्घोषणा कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए कि जो हमारा राष्ट्रीय आपातकाल है 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए हमारे भारतीय संविधान के भाग 18 में है 352, ठीक है, 352, 356 और 360 में इनकी बात करी जा रही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो ये जो है आपका ऐसा मंत्रिमंडल जिसमें केवल संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य, ठीक है, ऐसा मंत्रिमंडल जिसमें केवल संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। देखिए हमारा जो 44वां संविधान संशोधन था जो कि 1978 में होता है, उसमें ये बात ऐड करी जाती है, ठीक है, आपात उपकरणों के बारे में। अगला हम देख लेते हैं, अगला यहाँ पर बात करता है कि संसद किसके माध्यम से सार्वजनिक व्यय पर, ठीक है, जो हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर है पर नियंत्रण रखती है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो संसद है वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे हम बोलते हैं कैग, ठीक है, जो कैग है उसके माध्यम से हमारी संसद पर जो सार्वजनिक खर्च है उसका नियंत्रण रखती है, जो कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 में इसकी बात करी गई है। वर्तमान जो हमारे कैग हैं वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि 15वें कैग हैं, ठीक। और देख लेते हैं महाधिवक्ता के बारे में बात कहाँ करी जा रही है, आर्टिकल 165 में बात करी जा रही है एडवोकेट जनरल के बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान किया गया। देखिए हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान किया गया है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए एक है आपका आर्टिकल 352 जो कि आपातकाल की बात करता है, 356 आपका आपातकाल की बात करता है और 360 आपका आपातकाल की बात करता है, ठीक है। 352 जो है वो हमारा बात करता है आपका नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, ठीक है। दूसरा आपका जो है 365 वो आपका बात करता है 356 आपका बात करता है स्टेट में राष्ट्रपति शासन की बात करता है, और हमारा 360 जो है वो अपने वित्तीय आपातकाल की बात करता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 1935 के एक्ट से ये सब चीज़ें ली गई हैं आपातकाल के बारे में प्रावधान, जो कि जर्मनी के वाइवर गणतंत्र से लिए गए। देखिए संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि संसद का जो संयुक्त सत्र है उसे राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन उसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो कौन करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और संयुक्त सत्र को बुलाने का जो आपका प्रावधान है वो है आपका आर्टिकल 108 में बात करी गई है हमारे भारतीय संविधान में, ठीक है, जो कि राष्ट्रपति बुलाते हैं, ठीक है। आर्टिकल 79 में संसद की बात करी गई है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं हम उपराष्ट्रपति के बारे में। देखिए उपराष्ट्रपति क्या है, उपराष्ट्रपति भारतीय संविधान में जो 2nd हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। आगे देखते हैं, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है। जो हमारी केंद्रीय मंत्रिपरिषद है उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाए। तो ये हाँ आपका ऑप्शन देखते हैं, केवल राज्यसभा में किया जा सकता है, केवल लोकसभा में
लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, राज्यों की विधानसभा में। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है, इसके विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव है वो केवल आपका लोकसभा में लाया जा सकता है, ओनली लोकसभा में, जिसके लिए हमें 50 सदस्यों के समर्थन की अनिवार्यता होती है, क्योंकि हमारी जो मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है। और जो हमारा ये जो अविश्वास प्रस्ताव पत्र है वो किसके खिलाफ लाया जाता है? एक सदस्य के खिलाफ नहीं, पूरी सरकार के खिलाफ लाया जाता है जो वर्तमान सत्ता में है। ठीक है, एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं। तो सबसे पहली बार आपका जो अविश्वास प्रस्ताव पत्र लाया गया था वो किसके खिलाफ लाया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लाया गया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा बार ये इंदिरा गांधी के खिलाफ लाया गया था, 15 बार। ठीक है, यहाँ से ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं मूलभूत अधिकारों, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट की सूची से किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया? तो यहाँ पर हमें कुछ संविधान संशोधनों के बारे में छोटी मोटी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बात करी जा रही है, एक मिनट हम पेंसिल ले लेते हैं, दूसरी डेट, जो आपका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसमें किसकी बात करी जा रही है? देखिए, इसमें सबसे पहली बार 3 शब्द जोड़े जाते हैं 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। हमारा समाजवादी, ठीक है, पंथ निरपेक्ष और आपका अखंडता। ठीक है, ये 3 शब्द जोड़े जाते हैं। और क्या जोड़ा जाता है? और हमारा जोड़ा जाता है फंडामेंटल आपकी ड्यूटीज जोड़ी जाती हैं, जो कि संविधान के भाग 4 में ए के माध्यम से एक नया पार्ट जोड़ा जाता है, जो कि 51 ए के नाम से, जो कि हमारे 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाते हैं। बाद में चल के 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसमें एक और ड्यूटी जोड़ दी जाती है। ठीक है, तो और देखते हैं आगे क्या होता है। 43वां संविधान संशोधन किसकी बात करता है? जो कि 1977 में होता है 43वां संविधान संशोधन। ये यहाँ आपका एक आर्टिकल है 31 ये क्या बात करता है? ये बात करता है कि राष्ट्र विरोधी जो गतिविधियों पर संसद का कानून बनाने की जो विशेष शक्ति थी उसको हटा दिया जाता है। ठीक है, संसद का जो कानून बनाने की जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर जो विशेष शक्ति थी उसको हटा दिया जाता है, जो कि हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 31 में था। ठीक है, और आर्टिकल यहाँ पर अब बात करते हैं 44 की बात करते हैं, जो कि 1978 में होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसमें क्या होता है? सबसे पहले संपत्ति के अधिकार को हटा दिया जाता है, जो कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 31 में होता है, जिसे यहाँ से हटाकर आर्टिकल 300A में जोड़ दिया जाता है, जिसे यहाँ लीगल राइट बना दिया जाता है, मतलब कानूनी अधिकार बना दिया जाता है मौलिक अधिकार की जगह। और क्या होता है? लोगों को भी सरकार के स्वतंत्र, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? लोगों को भी जो सरकार है हमारी उसके स्वरूप को तय करने का समान अधिकार मिले, इसकी बात भी इसमें करी जाती है। इसके बाद यहाँ पर एक और है 63वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1989 में आता है। इसमें क्या बात होती है? देखिए, पंजाब में जो आपात स्थिति की घोषणा के संबंध में क्या होता था? एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया जाता था, उसकी व्यवस्था थी। तो अब क्या होता है कि अब उसकी जरूरत नहीं रही, उसे हटा दिया गया। ये हमारे भारतीय संविधान का आर्टिकल 356(5) में था। ठीक है, ये हटाया गया और 359 ये हटाया गया। ये सब चीजें हटाई गई 62वां संविधान संशोधन के माध्यम से। आपका 63वां संविधान संशोधन के माध्यम। अब हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 25। यहाँ पर बात करी जा रही है भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात स्थिति की उद्घोषणा जारी कर सकते हैं? तो क्या प्रधानमंत्री की पर कर सकते हैं, या ऐसा मंत्रिमंडल जिसमें केवल संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य हों, या फिर संघ का मंत्रिपरिषद, या फिर संसद? ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये सब चीजें बतानी होंगी। तो देखिए, इसका जो आपका आंसर है वो है ऐसा मंत्रिमंडल जिसमें केवल संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य हों। ठीक है, देखिए इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं आपात स्थिति के बारे में। ठीक, आपात स्थिति के बारे में देखिए हमारे भारतीय संविधान में 3 आर्टिकल जो की बात करते हैं। देखिए, भारत के संविधान का भाग 18, ठीक है, जिसमें हमारे 3 आर्टिकल आते हैं, 352, ठीक है, 356 और 360। ये भारत में आपातकाल के बारे में बात करते हैं।
तो पहला जो हमारा आपातकाल है, जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल की बारी यहाँ पर कही जाती है, नेशनल इमरजेंसी की, जिसे राष्ट्रपति लगाते हैं। दूसरा है हमारा राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में भी लगाया जा सकता है, ठीक है, या किसी राज्य के छोटे से एरिया में लगाया जा सकता है, या पूरे राज्य में भी लगाया जा सकता है, ठीक है। अगला है हमारा 360 में, जहां पर बात करी जा रही है वित्तीय आपातकाल के बारे में, यहां पर बात करी जा रही है। भारतीय संविधान के भाग 18 में आर्टिकल 352 जो कि राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है, 356 जो कि राष्ट्रपति शासन की बात करता है, 307 आपका वित्तीय आपातकाल की यहाँ पर बात करी जा रही है। तो ये जो हमारा यहाँ पर ये जो बात करी जा रही है, ऐसा मंत्रिमंडल जिसमें केवल संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे, ठीक है, ये हमारा 44वां संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1978 में होता है, उसमें ये चीज ऐड करी जाती है यहाँ पर, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। आगे हम देखते हैं, अगला हमारा जो सवाल है वो बात करता है संसद किसके माध्यम से जो हमारा सार्वजनिक व्यय है, ठीक है, उस पर नियंत्रण रखती है। क्या महाधिवक्ता के द्वारा रखती है, क्या नियंत्रक महालेखा परीक्षा के द्वारा रखती है, या वाणिज्य मंत्री के द्वारा, या वित्त मंत्री के द्वारा। तो आपको पता होना चाहिए जो हमारी संसद है, भारतीय संसद, वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम भारत में बोलते हैं कैग, ठीक है, जो कि भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 148 में इसकी बात करी गई है, ठीक है। कैग के बारे में यहाँ पर बात करी जा रही है। देखिए, संसद पर जो नियंत्रण रखता है वो हमारा कैग रखता है, ठीक है। कैग की हर वर्ष रिपोर्ट आती है, जिसके माध्यम से, और वो राष्ट्रपति के माध्यम से वो संसद के पटल पर रखी जाती है, जिसमें उसमें चर्चा होती है खर्चों पर, जो कि सार्वजनिक व्यय है, ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर इसे बोलते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और है, महाधिवक्ता के बारे में बात करी गई है। महाधिवक्ता भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 165 में आता है, जहाँ पर बात करी गई है कि भारत का एक महाधिवक्ता होगा, जिसे हम अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, जो कि भारत सरकार का विभिन्न न्यायालयों में पक्ष रखेगा। और राष्ट्रपति को क्या कहते हैं, राष्ट्रपति को जब भी राष्ट्रपति को कभी सलाह की आवश्यकता होगी कानूनी रूप से, तो ये सलाह भी दे सकता है, ठीक है, राष्ट्रपति इससे ले सकते हैं। वाणिज्य मंत्री, वित्त मंत्री अलग बात है। अब यहाँ बात करी जाए संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है, 52, 56 और 60 में, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 3 हो गया। अगला हमारे यहाँ पर ये सवाल बात करता है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है। क्या राष्ट्रपति बुला सकता है, प्रधानमंत्री, या लोकसभा का अध्यक्ष, या उपराष्ट्रपति बुला सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं सत्र बुलाने के बारे में। थोड़ा 1 मिनट, थोड़ी रबड़ ले लेता हूं इरेजर, ठीक है। बात करी जा रही है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाने की बात। देखिए, जो हमारी संयुक्त सत्र की बात है वो कहां बात करी जा रही है भारत के संविधान में, आर्टिकल नंबर आपका 108 में ये बात करी जाती है संयुक्त सत्र बुलाने की। संयुक्त सत्र बुलाया था कौन है, ये हमारा बुलाएगा राष्ट्रपति, ठीक है, बुलाएगा। पर इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, वो करेगा आपका लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वो क्या करेगा, वो इसकी अध्यक्षता करेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं, जो लोकसभा का अध्यक्ष है, जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो इसकी अध्यक्षता करेगा। अगर वो अनुपस्थित होता है तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा, ठीक है, इसकी अध्यक्षता। हमारे जो ये लोकसभा के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो कौन से चल रहे हैं, आपको बताओ कमेंट बॉक्स में। चलो मैं बताता हूँ, 18वें अध्यक्ष हैं लोकसभा के। अगला है ऑप्शन बात करता है उपराष्ट्रपति के बारे में, ठीक है। देखिए, उपराष्ट्रपति के बारे में मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्या, राज्यसभा का पदेन सभापति, ठीक है। और क्या होता है, देखिए हमारे भारत में जो रैंकिंग होती है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रैंकिंग है, उसमें राष्ट्रपति का जो ऑफिस है, जो राष्ट्रपति का पद है, वो 2nd हाईएस्ट रैंक पे आता है। अब बात करते हैं हम अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए, मूल अधिकारों की सूची में से किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। यहाँ पर संपत्ति के अधिकार की बात चल रही है कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से आपका ये हटाया गया। सॉरी, 1 मिनट, हमारा एक सवाल यहाँ पर छूट गया है। हाँ,
सवाल नंबर 29, ठीक है। देखो, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पत्र कहाँ लाया जा सकता है? केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है, लोकसभा में लाया जा सकता है केवल, या लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, या राज्यों की विधानसभा में। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए जो हमारा अविश्वास प्रस्ताव है, जो भारतीय संविधान में कहीं भी अविश्वास प्रस्ताव के बारे में चर्चा नहीं की गई है। हमारा जो अविश्वास प्रस्ताव पत्र है वो केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, ओनली लोकसभा में। क्यों लाया जा सकता है लोकसभा में? क्योंकि हमारी जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है वो केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। और हमारा ये जो अविश्वास प्रस्ताव पत्र है इसमें कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना अनिवार्य होता है, ठीक है। और यह जो हमारा लोकसभा में जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है इसमें कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना अनिवार्य है, ठीक है। और दूसरा इसमें क्या बात है? दूसरा इसमें बात है यह किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं, या केवल मंत्री के विरुद्ध, यह सरकार के विरुद्ध लाया जा सकता है, पूरे के पूरे, ठीक है। ये सब चीजें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, ठीक है। एक चीज चलो और मैं आपको बताता हूँ, मुझे याद आ गई। ये जो आपका अविश्वास प्रस्ताव पत्र है सबसे पहली बार आपका कब लाया गया? ये नेहरू जी के काल में लाया गया, 1963 में, ठीक है। नेहरू जी के खिलाफ ये लाया गया था। और सबसे ज्यादा बार ये इंदिरा गांधी के लिए लाया गया था, जो कि 15 बार लाया गया, ठीक है। आचार्य यहाँ पर नेहरू जी के जो पक उसमें लाए थे वो आचार्य JB कृपलानी थे, JB कृपलानी लाए थे सर्वप्रथम, हालांकि ये गिर गया था, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला यहाँ पर बात करता है मूल अधिकारों की सूची में से किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया? देखिए, संपत्ति का जो हमारा अधिकार है पहले वो मूलभूत अधिकार था, ठीक है, उसको हटा दिया। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 42वें, 62वें, 44वां, 43वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इन संविधान संशोधनों के बारे में। एक मिनट, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं 42वां आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो भी कब होता है? आपका 1976 में होता है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर हमारी जो हमारा जो संविधान है उसमें 3 शब्द जोड़े जाते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना में कौन सा? समाजवादी जोड़ा जाता है। दूसरा आपका धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, ठीक है। तीसरा है अखंडता। ये शब्द जोड़े जाते हैं। और क्या जोड़ा जाता है? संविधान के भाग 4 में एक और जोड़ा जाता है, भाग 4A के नाम से, जहां आर्टिकल 51A जोड़ा जाता है, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी जाती हैं 10। आगे चलकर आज जो वर्तमान में हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है वो है 11, जो कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ी गई हैं। आगे देखते हैं। अगला है हमारा 43 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1977 में होता है। यहाँ पर क्या बात करी जा रही है? यहाँ पर जो बात करी जा रही है वो है कि राष्ट्र विरोधी जो गतिविधियों पर संसद को कानून बनाने की विशेष शक्तियां दी गई थी, उनको हटा दिया गया। मतलब भारतीय संविधान में आर्टिकल 31 गया था, जिसमें हमारी संसद को राष्ट्र विरोधी जो गतिविधियां होती है उस पर कानून बनाने की कतिपय शक्तियां दी गई थी, उनको हटा दिया, ठीक है। अगला है हमारा 44वां संविधान संशोधन, जो कि 1978 में होता है। यहाँ पर क्या किया जाता है? इसमें संपत्ति के अधिकार को आपका खत्म कर दिया जाता है, ठीक है, जो कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 31 में है। और जो कि कहाँ पर कर दिया जाता है? एड ऑन भारतीय संविधान में आर्टिकल 300A के नाम से एक आर्टिकल जोड़ दिया जाता है, ठीक है। अगला है हमारा यहाँ पर 62वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1989 में। यहाँ पर क्या बात करी जा रही है? इसमें बात है SC ST और जो हमारे एंग्लो इंडियन के बारे में, जो पार्लियामेंट में रिजर्वेशन है, और स्टेट जो हमारी विधानसभाएं हैं राज्य की, उनमें इनके रिजर्वेशन की बात यहाँ पर करी गई थी, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुस्तक द मिस्ट्री ऑफ कैपिटल का लेखक कौन है? तो ये जो आपका अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जो पुस्तक है, इसका लेखक है यहाँ पर आपके हेनेडो डी सोटो है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखते हैं फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्यूचर नाम और ऑफ जो आपकी पुस्तक है, इसके लेखक विमल जालान जी, ये आपको ध्यान में रखना है। ये भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी रह चुके हैं, ठीक है, और RBI के गवर्नर रहे हैं विमल जालान, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस थे। आगे बात करिए
प्रसिद्ध भारतीय महिला एथलीट पीटी उषा की आत्मकथा का नाम क्या है? तो यहाँ पर देखिए सीधी सीधी बात है, गोल्डन गर्ल इनका नाम है पीटी उषा। ये दौड़ती ही बहुत ही तेजी से, ठीक है। भारत में इस टाइम पे ये मिनिस्टर भी हैं खेल के माध्यम से। खेल में अब देखते हैं डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है। तो आपका ये डबल फॉल्ट जो शब्द है ये आपका टेनिस से संबंधित है। ऐसे शब्द किस खेल से लिया गया है, मतलब किस खेल से संबंधित है? तो ये है आपका क्रिकेट से। देखिए वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? देखिए जनरल साइंस में मैं थोड़ा कमजोर हूँ तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो हमारे वसा में घुलनशील जो विटामिन है वो कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल है। अब यहाँ पर आपको पता क्या करना है, आपको देखना है घर पे अपने वसा में घुलनशील और अपना जल में घुलनशील विटामिनों के बारे में आपको बताना है और मुझे भी कमेंट बॉक्स में जानकारी आपको देनी है, ठीक है। आगे देखते हैं रेशम का उत्पादन किससे होता है? देखिए रेशम का जो उत्पादन होता है आप सबको पता होगा कि रेशम कीट के लार्वा से होता है वो, ठीक है। जो लार्वा होता है उससे होता है रेशम का उत्पादन। अगला सवाल देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पशु रुद्राहारी है? रुद्राहारी का मतलब है जो रक्त का सेवन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या फल मक्खी है, घरेलू मक्खी है, घोंघा है या मच्छर है? तो आपको पता होगा भैया मच्छर साहब हमारे खून पीते हैं, ठीक है। जो कोई आपकी, ठीक है, चमगादड़ हुई, ठीक है, ये क्या करते हैं हमारा खून पीते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अगला है गुर्दे किडनी का कार्यात्मक यूनिट क्या है? देखिए किडनी की जो कार्यात्मक यूनिट होती है वो होती है नेफ्रॉन। ये आपको पता होना चाहिए। किडनी पे छोटे छोटे ऐसे पॉइंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं नेफ्रॉन, ठीक है। इन्हें वो ये क्या है आपकी किडनी की जो गुर्दे हैं हमारी कार्यात्मक यूनिट। न्यूरॉन हमारे कहाँ दिमाग में पाए जाते हैं, ठीक है। डॉक्टर का नाम भी सुना होगा न्यूरो सर्जन, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। धमनियाँ वो होती हैं जिनमें रक्त बहता है, धमनी स्राएं, ठीक है। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? तो यहाँ पर आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है। तो यह है आपका गैस्ट्रिन। आपने पढ़ा होगा ट्रिप्सिन पढ़ा है, टाइलिन पढ़ा है, पेप्सिन पढ़ा है कि हमारी जीभ में टाइलिन होता है, ट्रिप्सिन होता है, पेप्सिन, ठीक है। अगला है फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व। देखिए फोटोग्राफी में जो आपका उपयोगी तत्व है क्या सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर ब्रोमाइड है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, साइट्रिक अम्ल है? तो यहाँ पर यह है आपका सिल्वर ब्रोमाइड। सल्फ्यूरिक अम्ल आपका बारिश के माध्यम से आता है, ज्वालामुखियों के माध्यम से आता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना। ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। देखिए ध्वनि की गति जो होती है सबसे तेज होती है वो ठोस माध्यम में, फिर उसके बाद तरल माध्यम में, फिर उसके बाद आपका वातावरण में, ठीक है। तो आप देखिए क्या जल में होगी, वायु में होगी, कांच में होगी या ग्लिसरीन में होगी? तो यहाँ पर होगी ये कांच में। क्यों होगी? क्योंकि कांच जो हमारा बना है उसमें अणु बहुत ही पास पास है, बहुत ही पास पास है, बहुत ही कम दूरी है। तो इसमें क्या होगा आपकी गति सबसे तेज होगी ध्वनि की, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं 43। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग। देखिए ये सीधा सीधा फैक्ट है, जो हमारी आंख है उसका सर्वाधिक जो अपवर्तनांक वाला क्षेत्र है वो है आपका लेंस, ठीक है। ये हमको यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे देखते हैं ऊष्मा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया जाए। देखिए ऊष्मा को जो हमारी एनर्जी है इसको किस में कन्वर्ट करना है हमारा, इसको आपको कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिसिटी में। तो वो कौन सी टेक्नोलॉजी है? तो ये है हमारी थर्मोकपल, ठीक है। थर्मोकपल यहाँ पे ये क्या करती है तापमान को मापने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। हाइड्रोमीटर, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, मतलब ये जल से जुड़ी हुई बात कर रहा है, हाइड्रो की बात अगर कहीं भी आती है, ठीक है। एमीटर और वोल्टमीटर के बारे में आप जाकर पढ़ेंगे, ठीक है। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो आपको पता होना चाहिए जो हमारा बॉल पेन है वो पृष्ठीय तनाव के पर काम करता है। देखिए पृष्ठीय तनाव क्या होता है? यह एक द्रव जो है उसका विशेष गुण होता है जो कम से कम क्षेत्रफल घेरने की कोशिश करता है, ठीक है। जिस कारण क्या होता है आपने कभी कभी देखा होगा पानी पर हमारे जो कीट तैर लेते हैं वो इसी नियम के कारण तैर पाते हैं, पृष्ठीय तनाव के कारण, ठीक है। आपको पता चल गया, ठीक है। गुरुत्वीय बल, आपको पता ग्रेविटी के बारे में यहाँ पर बात करी जा रही है। सान्यता क्या होता है, ठीक है। सान्यता के बारे में भी आपको पता है, मतलब किसी द्रव के फैलने के गुण की यहाँ बात करी जा रही है जो कि सान्यता होता है, ठीक है, उसको फैलने से रोकना। देखिए अगला देखिए चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस नगर में? तो ये आपका कानपुर में है। आप मेरी जाकर यूपी जीके से जुड़ी हुई सीरीज देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में ये सब चीज कराई हुई है। कल्प योजना संबंधित है, जो हमारी कल्प योजना है वो आपकी प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है,
आपको ध्यान रखना है। माघ, खिचड़ी, गुड़िया, बजहर, होली आदि त्योहार निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं? ये आपके मनाए जाते हैं थारू जनजाति द्वारा। ये थारू जनजाति जो है वो दीपावली पर्व को शोक पर्व के रूप में मनाती है, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई हमारी जनजाति है, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? देखिए चरकुला उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, ठीक है। दादर भी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, कर्मा भी है, मुरिया नहीं है। जाकर मैं फिर बताऊंगा, उस सीरीज को देखिए, उसमें मैंने ये सब कुछ डिटेल में कराया हुआ है। निम्नलिखित जोड़ों में बताइए कि कौन सा गलत है। देखिए सीला जो है इसकी बात करी जा रही है, जो सीला नृत्य है ये आपका मिर्जापुर में होता है, वैसे ये छत्तीसगढ़ का नृत्य है। कर्मा जो नृत्य है ये भी छत्तीसगढ़ का है, हमारे मिर्जापुर वाले रीजन में होता है। छपेली गढ़वाल जो नृत्य है इसमें क्या होता है, ये उत्तराखंड में परफॉर्म किया जाता है। प्रेमिकाएं इसमें क्या करती हैं, अपने प्रेमियों को रिझाती। छोलिया जहाँ पर गोरखपुर की बात करी जा रही है ये उत्तराखंड का है, ये भी ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हमारी बात करी जा रही है क्वेश्चन नंबर 64 में। एक मिनट, हाँ ठीक है, अच्छा आगे यहाँ पर बात करेंगे हम। एक मिनट, ये तो दोबारा हाँ से 64, हाँ ठीक है ठीक है। जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है वह है, जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर है जिसके माध्यम से इंटरनेट एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो वो हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के माध्यम से काम करता है। अपवर्तन, प्रकीर्णन और व्यतिकरण आपको पढ़ने होंगे। देखिए दुनिया में पहली बार किस कंपनी ने 3G मोबाइल दूरसंचार सेवा लॉन्च की? देखिए पुराने पेपर हैं, तो यह है आपका एनटीटी डोकोमो, जापान की कंपनी है। पहले एक सिम भी आता था डोकोमो का, अगर आपको पता हो तो। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन दे रखा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में, ठीक है, जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें पादपों मतलब आपके जो पेड़ पौधे हैं वह प्राणियों के मध्य पारस्परिक संबंधों का आधार है। क्या उत्पादक है? एक चीज बताइए, उत्पादक कैसे हो जाएगा संबंधों का? ठीक है, पोषण संबंध है, एक पोषण से दूसरे पोषण में। ऊर्जा प्रवाह है, ठीक है। और तीसरा क्या है आपका अपघटक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा वो होगा पोषण। इस तरह हम देखते हैं घास, ठीक है, घास को हमारी गाय खाती है, गाय दूध देती है, उसे आदमी पीता है, या फिर घास खाते हैं फिर हम मांस खाते हैं। इन सब चीज़ों से या आदमी डायरेक्ट फसल के माध्यम से आपका वो खाता है। तो क्या है, पोषण संबंधों से पारिस्थितिक तंत्र में पादप और प्राणियों का जो संबंध है वो बना रहता है, ठीक है। डायरेक्ट उत्पादक नहीं होता, ऊर्जा प्रवाह नहीं होता। ऊर्जा प्रवाह क्या है, मानिए घास है जैसे, तो घास गाय ने खाई तो घास का 10% एनर्जी ही यहाँ तक पहुँचेगी। इसे बोलते हैं लैंडमैन का नियम भी बोला जाता है। अपघटक क्या होता है? अपघटक होता है कि वहीं पे उसका डिकम्पोज हो जाना, ठीक है। मनुष्य की कार्बन मोनोऑक्साइड के वातावरण में मृत्यु हो जाती है क्योंकि यह शरीर में विद्यमान O2 के साथ संयोग कर CO2 बनाती है। दूसरा आपका दे रखा है, यह ऊतकों में उपस्थित कार्बनिक द्रव्य को अपचयित करता है। सी दे रखा है, रुधिरों के हीमोग्लोबिन के साथ संयोग करके रुधिर को ऑक्सीजन अवशोषित करने की अयोग्य बना देता है। डी दे रखा है, यह जिगरों को सुखा देता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर सी है। ये क्या करता है कि हमारा जो ब्लड है उसमें हीमोग्लोबिन के साथ ये क्रिया करता है और रुधिर को हमारे ऑक्सीजन अवशोषित करने के अयोग्य बना देता है। मतलब रुधिर क्या करता है, हमारा जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को अवशोषित नहीं कर पाता। तो ये सब क्रियाएं यहाँ पर होती हैं। अगला सवाल देखेंगे 68 में यहाँ बात करी जा रही है जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा घटक। जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, आप देखेंगे अपने खेत में जाके कोई भी, ठीक है, मैदान पे जाके कहीं भी देखेंगे तो वहाँ विभिन्न प्रकार के पौधे हों। तो ये जो डाइवर्सिटी है ना, ये जो विविधता है, अनेक अनेक प्रकार के पेड़, तो इसी को बोलते हैं डाइवर्सिटी। तो उसके लिए क्या जरूरी है और यहाँ पर बात चल रही है उसके लिए क्या खतरा है। तो भंगुर परितंत्र जैसे मैंग्रोव और नमबूंग, देखिए मैंग्रोव जो होते हैं वो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। हमारे जो तटक्षरण होता है समुद्र में उसको भी रोकते हैं और 2004 की जो सुनामी आई थी उसमें रोकने में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन है आपका हिमालय में अगम्य आवास, मतलब हिमालय में जो आवास है, हैबिटेट है रहने का, क्या उसके लिए खतरा है? जैव विविधता के लिए ये खतरा है। या प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती, क्या ये चीज़ है कि जो प्राकृतिक हमारे जो आवास हैं, रहने की जगह हैं, वनस्पति का विनाश और जो झूम कल्टीवेशन होती है जो कि नॉर्थ ईस्ट में होती है ज़्यादातर, क्या ये कारण है? या आरक्षित जीव मंडल बनाना, ठीक है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। क्योंकि
झूम खेती से क्या होता है, हम पेड़ों को काटते हैं फिर वहाँ खेती करते हैं, और वनस्पति का विनाश करेंगे तो भी देखो जब विविधता का ह्रास होगा। अब प्राकृतिक आवासों पर हम वो करेंगे, हैबिटेट करेंगे तो भी दिक्कत होगी। अगला क्वेश्चन है आपका 69। अधिपादप ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर पूरे वर्ष वर्षा होती है। देखिए अधिपादप, पादप यहाँ मतलब आपकी बात करी जा रही है पेड़ पौधों से संबंधित, ठीक है। तो अधिपादप कहाँ पाए जाएंगे, जहां पूरे वर्ष वर्षा होती है, यहाँ पर मिलते हैं। तापमान काफी कम होता है, यहाँ तो देखो होंगे ही नहीं, सीधी बात है। ऑक्सीजन का सांद्रण उच्च होता है, जहाँ ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होगा वहाँ भी नहीं पाए जाएंगे। वर्षा मौसम के अनुसार होती है, वहाँ भी नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर देखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा 70। रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर कथन देखने हैं आपको, रेडियो एक्टिव जो पॉल्यूशन है उससे संबंधित। यह पशुओं में अनुवांशिक परिवर्तन लाता है, जो हमारे पशु हैं क्या उनमें अनुवांशिक परिवर्तन ला देगा ये, ठीक है, ला सकता है, बिल्कुल म्यूटेशन हो सकता है, कोई नई बीमारी हो सकती है, ठीक है। यह मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित कर देता है, ये तो अभी तक हमने सुना नहीं है भाई। अगर मृदा में रेडियोधर्मी प्रदूषण आ जाएगा, जो हमारे बायोलॉजिकल कंपोनेंट है मृदा में, क्या उनको डिसबैलेंस कर देगा ये। तीसरा दे रखा है यहाँ पर, रुधिर संचार में व्यवधान पैदा करता है। हाँ बिल्कुल सीधी बात है, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें ये हर्डल पैदा तो करेगा। और यह कैंसर पैदा करता है। रेडियोधर्मी सबने सुना होगा, जो रेडियो एक्टिव हमारी किरणें निकलती हैं, टावरों से निकलती हों या रेडियो एक्टिव पदार्थों से, वो क्या करते हैं, कैंसर पैदा करती हैं। तो यहाँ जो आपका एक ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि ये मृदा में अभी ऐसी कोई जानकारी हमारे पास एकत्रित नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 51। देखिए उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त संगठन कब बना। तो आपको पता होना चाहिए 1977 ईस्वी में बना, 1967 ईस्वी में बना, 1969 में बना, या 1973 में बना, ठीक है। लोकायुक्त सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए लोकायुक्त गठन कौन करता है, तो वो आपका राष्ट्रपति करता है, ठीक है। ये कब होता है, 1975 में उत्तर प्रदेश में कानून बनता है लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम के नाम से, उसमें ये होता है 1975 में 7 सितंबर 1975 को। यहाँ पर आपके सारे ऑप्शन गलत दे रखे हैं, ठीक है। अगला देखना है 52 में, निम्न में से कहाँ नगर निगम नहीं। नगर निगम कहाँ पर नहीं है, तो आप मेरे लेक्चर जाके देखेंगे, उनमें आपको पता चलेगा कहाँ नगर निगम है या कहाँ नहीं है, ठीक है। यूपी से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है, वो आपका रायबरेली में है, गाजियाबाद में भी है गाजियाबाद नगर निगम, ठीक है, कानपुर में भी है, बरेली में भी, तो रायबरेली में नहीं। उत्तर प्रदेश में नियोजन की कितनी स्तरीय प्रणाली है। देखिए नियोजन की प्रणाली होती है आपका पंचायती राज एक अधिनियम, जो विभिन्न राज्यों को ये स्वतंत्रताएं देता है कि वो अपने राज्य में त्रिस्तरीय प्रणाली रखेंगे, 2 स्तरीय रखेंगे या चतुर्थ स्तरीय रखेंगे, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश जो हमारा है, यहाँ पर हम 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली यहाँ पर लागू है। सबसे पहले ग्राम सभा, ठीक है, ग्राम सभा जिसका कौन होता है, प्रधान होता है इसका हेड, ठीक है। उसके बाद क्या होती है हमारी क्षेत्र समिति, जो कि ब्लॉक लेवल पे होती है। उसके बाद क्या होती है जिला पंचायत, जिसे हम बोलते हैं जिला परिषद, ठीक है। तो क्या है, त्रिस्तरीय, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये काम का, अगला देखते हैं 55। निम्न में से पुलिस सेवा में किन गुणों की अपेक्षा की जाती है। पुलिस सेवा जो है उसमें किन गुणों की अपेक्षा की जाती है। साहस और समर्पण, सही बात है, साहस होगा, करेज, जब तो आप अपराधी को पकड़ पाएंगे। समर्पण मतलब आप में डेडिकेशन होना चाहिए सेवा करने के प्रति, ठीक है। सेवा नहीं करेंगे तो रक्षक भक्षक बन जाएंगे। सद्व्यवहार और सदाचार, आपकी भाषा में स्वच्छता होगी, सदाचार, हालांकि पुलिस का इनसे दूर दूर को लेना देना नहीं है, अगर आपका व्यक्तिगत स्तर पर मिलना हो कभी पुलिस से। ईमानदारी व निष्पक्षता, यह भी दूर की कौड़ी है भाई, ऑनेस्टी होनी चाहिए, इम्पार्शियलिटी भी होनी चाहिए। तो क्या होता है, ये सभी होनी चाहिए, ठीक है। पुलिस में इन गुणों की अपेक्षा आपसे की जाती है, पर लेकिन आजकल ये एब्सेंस है इनकी। निम्न में से सवार पुलिस के सिपाहियों व अधिकारियों के प्रशिक्षण में क्या उपयोगी कार्य सिखाए जाते हैं, ठीक है। सेरिमोनियल ड्रिल सिखाई जाती है, घुड़सवारी सिखाई जाती है, तलवार भाले का प्रयोग किया जाता है, या ये सभी। देखिए ये सभी, कभी भी ऐसे क्वेश्चन मिले आपको क्या क्या सिखाया जाता है, तो उनमें ज़्यादातर सभी से ही होंगे, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर बात करता है, वर्ष 2006 में कानून द्वारा भारत सरकार ने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए कार्य पर प्रतिबंध लगाया। ढाबों और होटलों में काम करने पर, या रिसोर्ट में काम करने पर, चाय की दुकानों में काम करने पर, या उपरोक्त सभी। देखिए सभी पर लगाया था। देखिए भारतीय संविधान का जो हमारा आर्टिकल नंबर 24 है, ये एक बात कहता है, कारखाना, खान एवं खदानों में जो खतरनाक कार्य है वहां पर बच्चों के ये कार्य को प्रतिबंधित करता है, ठीक है। अगला देखते हैं
अगला यहाँ पर क्वेश्चन बात करता है निम्नलिखित में से कौन सा बाल श्रम का कारण नहीं है। मतलब क्या चीज यहाँ पर बाल श्रम का कारण नहीं है। क्या गरीबी बाल श्रम का कारण नहीं है? भाई गरीबी होगी तो भी बच्चा बाल श्रम करेगा, सीधी बात है। जब खाने को अनाज नहीं होगा तो काम तो करेगा। अशिक्षा है, उसे पता नहीं है तो भी करेगा। अति अल्प जनसंख्या है, ये तो कुछ अजीब सा वेग सा स्टेटमेंट है। ये श्रम का सस्ता साधन, ये भी सही बात है। श्रम का सस्ता साधन होते हैं, बच्चे कम पैसों में काम कर देते हैं, तो ये भी बाल श्रम का कारण है। तो यहाँ पर अति अल्प जनसंख्या मतलब बहुत ही कम जनसंख्या, ये इसका कारण नहीं। आगे देखते हैं महिला कल्याण का मुख्य उद्देश्य क्या है। वुमेन वेलफेयर का, महिलाओं को समाज में प्रतिष्ठित करना, सही बात है। महिलाओं की शैक्षिक एवं आर्थिक उन्नति करना, बिल्कुल सही बात है। हमारे डीपीएसपी भी यही काम करते हैं। महिलाओं को जागरूक बनाना, ये भी सही बात है। उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह विवरण मिलता है कि महिलाओं को मातृत्व की स्थिति में मातृत्व लाभ प्रदान किया जाना चाहिए। तो आप पढ़ेंगे, ठीक है, अनुच्छेद 42 में बात करी गई है या 39 में बात करी गई है या 44 में या 40 में, ठीक है। सबसे पहला यहाँ हमारा आर्टिकल नंबर 42 की बात यहाँ पर करी है। देखिए 42 क्या कहता है, ये बोलता है आपके काम की जो न्याय संगत और मानवोचित कंडीशन के बारे में हम बात करता है और प्रसूति सहायता के बारे में। तो कौन सा हो गया आपका ऑप्शन नंबर, आंसर तो ये निकल आया। अब देखते हैं आर्टिकल 39 में किस चीज की बात करी गई। यहाँ पर बात करी गई है आर्टिकल 39 में कि जो हमारे जीवन यापन के लिए, ठीक है, बुनियादी संसाधनों पर अधिकार के बारे में यहाँ पर बात करें। मतलब जीवन जीने के लिए जो बुनियादी संसाधन है उन पर अधिकार की बात। पानी हो गया, वायु हो गई, मिट्टी हो गई, ये क्या है, बुनियादी चीजें हैं जो जीवन जीने के लिए जरूरी है, ठीक है। आर्टिकल 44 की बात करी जा रही है। आपने बहुत सुना होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, जिसे हम बोलते हैं समान नागरिक संहिता, ठीक है। आर्टिकल 40 क्या बात करता है, 40 बात करता है आपका ग्राम पंचायतों के बारे में, ठीक है। गांधी जी से संबंधित ये हमारा डीपीएसपी है, जिसे हम बोलते हैं नीति निर्देशक तत्व। अगला देखते हैं भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है। ये है आपका यहाँ पर सिद्धार्थ, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है, देखिए मेमोरी मतलब किसी भी चीज को स्टोर करना, यहाँ आप आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। लॉजिक से नहीं है इसका मतलब, कंट्रोल से नहीं है, इनपुट से नहीं है, स्टोरेज से, ठीक है। कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो सीडी मतलब आपने भी पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सबको ये लेक्चर पसंद आया होगा, मेरा इनिशिएटिव। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए अगर ये आपको अच्छा लगता है, और मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताइए। धन्यवाद।